जय हिंद दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे मंगल की शिक्षण विधियां। मंगल की शिक्षण विधियों का ये 5th चैप्टर है, आई मीन 5th पार्ट है। इस पार्ट में अपन पढ़ेंगे पेज नंबर 54 से लगाकर पेज नंबर 66 तक। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इसमें बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट आएंगे। फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट है इसमें। देखो, इसमें है एक परिभाषाओं है। एक तो सबसे पहले परिभाषाओं के बारे में देखेंगे, देन अपन देखेंगे परिभाषा किसकी परिभाषा अपन देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे, देन इसके प्रकारों के बारे में देखेंगे। मूल्यांकन की बात करें है ना अपन, तो मूल्यांकन की परिभाषा के बारे में देखेंगे, मूल्यांकन के प्रकारों के बारे में देखेंगे, देन लास्ट अपन देख लेंगे मूल्यांकन की प्रविधियों के बारे में। तो शुरू करते हैं अपन। देखो, यहाँ आ जाता है सबसे पहले मूल्यांकन। सबसे पहले आ जाता है मूल्यांकन, और मूल्यांकन के 3 पार्ट पढ़ेंगे अपन। कितने 3 पार्ट पढ़ेंगे बेसिकली, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले आ जाएगा अपने मूल्यांकन की परिभाषाएं। मूल्यांकन की परिभाषाएं और थोड़ा सा एक अर्थ भी आ जाएगा, अर्थ व परिभाषाएं। यहाँ आ जाता है मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषाएं आ जाता है। देन अपने आ जाता है मूल्यांकन की प्रविधियां और मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के प्रकार, और देन बता दिया जाता है मूल्यांकन की प्रविधियां। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हमें देखने हैं इसमें। देखो, परिभाषाओं में सबसे पहले अर्थ में बता दिया जाता है कि मूल्यांकन में क्या क्या चीजें। मूल्यांकन में मापन, अर्थ के कैटेगरी, मूल्यांकन में मापन और मूल्य निर्धारण, ये दोनों ही चीजें शामिल होती है। मतलब कि मूल्यांकन में परिणाम भी शामिल होता है प्लस मूल्यांकन में गुण भी शामिल होते हैं। ये थोड़ा सा इसके अर्थ के बारे में बताया जाता है। और मूल्यांकन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, एक तो अपना मूल्यांकन जो होता है वो उसकी विषय वस्तु क्या है। मूल्यांकन की विषय वस्तु उद्देश्य और अनुभव, ये दोनों जो चीजें ना, ये मूल्यांकन की विषय वस्तु मानी जाती है। उद्देश्य और अनुभव ये मूल्यांकन की विषय वस्तु मानी जाती है। और नेक्स्ट बात क्या बताई जाती है, नेक्स्ट बात तो बताई जाती है अपनी मूल्यांकन के अर्थ को लेकर कि एनसीईआरटी जो उपागम है ना, वो मूल्यांकन को ट्रायंगल प्रक्रिया बताता है। यानी कि इसमें 3 चीजों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले उद्देश्य आ जाते हैं अपने, और उसके बाद अपने अनुभव आ जाते हैं। उद्देश्य, अनुभव, यहाँ अनुभव आ जाते हैं, और यहाँ आ जाता है अपना मूल्यांकन। यानी इन 3 प्रक्रियाओं से मिलकर के हमारी मूल्यांकन की प्रक्रिया संपूर्ण हुई है। तो ये तीसरी बात बता दी जाती है। तो ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि अपने इनसे अर्थ से जुड़ी थी। अर्थ मतलब मापन और मूल्यांकन दोनों चीजें इसमें आती है। परिणाम और गुण दोनों चीजें मूल्यांकन में शामिल होती है। देन बताया जाता है उद्देश्य और अनुभव, ये मूल्यांकन की विषय वस्तु मानी जाती है। मूल्यांकन का जो कंटेंट है वो उद्देश्य और अनुभव है। देन मूल्यांकन का एक ट्रायंगल बताया जाता है एनसीईआरटी उपागम के द्वारा। और ये मूल्यांकन का ट्रायंगल कौन सा है, यानी सबसे पहले उद्देश्य तय होते हैं, उन उद्देश्यों के थ्रू आप कक्षा में अनुभव देते हो बच्चों को, फिर मूल्यांकन कर लिया जाता है। तो ये मूल्यांकन के अर्थ के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब आ जाती है मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं। क्या परिभाषा है मूल्यांकन की, सबसे पहले मूल्यांकन की एक ट्रिक आ जाती है। और देखो, ट्रिक के थ्रू वन परिभाषा याद रखने की कोशिश करेंगे। ट्रिक कहती है हमारी कि जो मुफ्त में गुड़ लेने आएंगे ना, उनके लिए तुम कड़ा डंडा ले लो। यानी मुफ्त में गुड़ वालों के लिए कठोर डंडा ले लो। क्या जाती है अपनी परिभाषा। देखो, इसमें मुफ्त, गुड़ और के लिए कठोर आ जाता है, डंडा और लेना, इनके द्वारा कुछ कहा जाता है। मुफ्त के द्वारा क्या कहा जाता है, यानी औपचारिक शिक्षा। ये ना सिर्फ ये है ना, अपनी परिभाषा में औपचारिक शिक्षा शब्द का प्रयोग करेंगे। औपचारिक शिक्षा शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी औपचारिक शिक्षा मूल्यांकन नहीं बल्कि विकास मूल्यांकन। तो गुड़ के द्वारा कहा जाता है सही ढंग से मापन करना, यानी गुड़ दे रहे हो ना, तो सही ढंग से माप तोड़ के दो, ज्यादा मत दो। कोठारी आयोग के द्वारा क्या कहा जाता है, कोठारी आयोग के द्वारा कहा जाता है अभिन्न अंग। हमारा अंग बहुत कठोर हो गया, कोठारी आयोग के द्वारा अभिन्न अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिन्न अंग, इनके द्वारा कहा जाता है अभिन्न अंग। देन क्या कहा जाता है, देन दांडेकर के द्वारा कहा जाता है सीमा। दांडेकर, मान लो डंडे से किसी सीमा नाम की लड़की को मार रहे हैं, यानी कि उस सीमा का निर्धारण करता है, यानी आपने कितने मूल्य प्राप्त करे। मूल्यांकन के जो आपने अनुभव प्रक्रिया के द्वारा कितने उद्देश्यों को प्राप्त करा है, उनकी सीमा रेखा का निर्धारण करना। और स्वाद लेना, यानी क्लीवलैंड के द्वारा, लेना मतलब कि क्लीवलैंड के द्वारा और हेन्ना के द्वारा, इन दोनों के द्वारा कहा जाता है क्लीव लेना मतलब कि आप अगर कोर्ट की तरफ जा रहे हो ना, तो प्रमाण भी लेते आना, यानी सबूत भी लेते आना। कुछ इस तरीके की बातें की जाती है विद्वानों के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है अपने मूल्यांकन के प्रकार। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, क्या थी परिभाषा है। मुफ्त में कोई गोर लेना आएगा ना हमारी दुकान से, तो इस वजह से तुम क्या करो कि घर से पहले से एक कठोर डंडा लेकर चलो ताकि उनको भगा पाए। तो ये सारी परिभाषा इनसे संबंधित थी। नेक्स्ट आ जाता है अपने मूल्यांकन के प्रकारों के बारे में। नेक्स्ट क्या आएगा, मूल्यांकन के प्रकारों के बारे में। मूल्यांकन के प्रकार बेसिकली कितने होते हैं, मूल्यांकन के प्रकार बेसिकली 3 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, 3 माने जाते हैं। कौन कौन से है वो, देखो, सबसे पहले आ जाता है अपने निदानात्मक। सबसे पहला बता दिया जाता है निदानात्मक। देन अपना बता दिया जाता है रचनात्मक। देन अपना बताते हैं संकल्पनात्मक। ये तीनों प्रकार होते हैं। ये पूर्व में था। देखो, अब इनके एक के बारे में देख लेते हैं। निदानात्मक, रचनात्मक, संकल्पनात्मक, ये मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं। अब इन तीनों प्रकारों के बारे में ऊपर एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है अपना निदानात्मक।
निदानात्मक में क्या बताया जाता है? निदानात्मक कब होता है? पूर्व में होता है। निदानात्मक की प्रक्रिया जो होती है मूल्यांकन से पूर्व होती है, यानी ये प्रक्रिया पढ़ाई से पूर्व होती है, यानी कि अनुदेशन से पूर्व होती है। कब होती है? अनुदेशन से पूर्व होती है निदानात्मक। इसके कुछ औपचारिक और अनौपचारिक तरीके हो सकते हैं। पूर्व तो होती है, इसके औपचारिक और अनौपचारिक क्या होते हैं? इसके औपचारिक में आ जाता है अपने पूर्व निरीक्षण करना आ जाता है, पूर्व निरीक्षण करना आ जाता है, और उसके बाद प्रश्नावली आ जाता है, उसके बाद प्रश्नावली आ जाता है, उसके बाद साक्षात्कार आ जाता है, साक्षात्कार आ जाता है, साक्षात्कार आ जाता है। तो ये सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद कुछ अनौपचारिक तरीके जैसे कि अवलोकन करना हुआ, संवाद करना हुआ, चर्चा करना हुआ, ये सारे अनौपचारिक तरीके होते हैं निदानात्मक के। औपचारिक और अनौपचारिक तरीके, ये पूर्व कब होता है? ये पूर्व अवस्था में होता है, ये बता दिया जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी की जब ये कक्ष के दौरान होने लग जाए ना, जब ये पढ़ाई के दौरान होने लग जाए, तब ये रचनात्मक मूल्यांकन की कैटेगरी में आ जाता है। जब ये कक्ष के दौरान यानी कक्षा के दौरान होने लग जाए ना, दौरान, तब ये रचनात्मक मूल्यांकन की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन वही तो होता है, रचनात्मक मूल्यांकन की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी निदानात्मक। 3 बातें थी खाली कि पूर्व अवस्था में होता है, इसके पूर्व में कौन से आते हैं, उसके बाद इसके औपचारिक तरीके क्या है, इसके अनौपचारिक तरीके क्या है, और जब ये कक्ष के दौरान होने लग जाए तब रचनात्मक मूल्यांकन की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अपने निदानात्मक मूल्यांकन के बारे में। निदानात्मक मूल्यांकन के बाद अपना अगला मूल्यांकन का तरीका था रचनात्मक मूल्यांकन। क्या था? रचनात्मक मूल्यांकन। क्या बताया जाता है इसमें? रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बताया जाता है कि ये क्रियात्मक यानी क्रियात्मक पक्ष के दौरान होता है। जब आप पक्ष के दौरान, जब आप कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं ना, तब होता है ये। और इसके कुछ औपचारिक तरीके होते हैं, इसके कुछ अनौपचारिक तरीके हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों को अभ्यास कार्य देना, अभ्यास है, उसके बाद कुछ दत्त कार्य देना बच्चों को, और उसके बाद चेकलिस्ट वगैरह, उसके बाद प्रश्नोत्तरी वगैरह, उसके बाद साक्षात्कार वगैरह, ये कुछ इसके औपचारिक तरीके होते हैं। और इसके अनौपचारिक तरीके वो हो सकते हैं, अवलोकन है, उसके बाद संवाद है, उसके बाद चर्चाएं हैं, ये इसके औपचारिक तरीके अनौपचारिक तरीके हो सकते हैं। और रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में कुछ 1-2 बातें बताई जाती है कि रचनात्मक मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन होता है जिसमें आप बच्चों की प्रोग्रेस के लिए प्रश्न पूछते हो, ये देखते हो कि बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन हो, क्योंकि कक्षा के दौरान पूछते हैं अपन, तो ये जानना चाह रहे होते हैं कि बच्चे में कितना बदलाव आया। और इस प्रकार के मूल्यांकन में आप बच्चों को लेबल नहीं देते हो कि तू फेल है या पास है, फेल पास या फिर ग्रेड है, इस तरीके की बातें इसमें नहीं आती। ठीक है, तो ये था अपना रचनात्मक मूल्यांकन। और रचनात्मक मूल्यांकन के बाद नेक्स्ट आ जाए, देखो इसमें ना बच्चों के गुणात्मक और परिणामात्मक, एक और बात आती है, गुणात्मक व परिणामात्मक, यानी दोनों चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये था अपना रचनात्मक मूल्यांकन, बेसिक से इन्फॉर्मेशन थी रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा अपना तीसरा प्रकार, संकल्पनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन ये क्या होता है? ये हमारे अनुदेशन प्रक्रिया के बाद में घटित होता है। और इसमें इसके औपचारिक तरीके अनौपचारिक तरीके क्या हो सकते हैं? एक तो अध्यापक द्वारा निर्मित तरीका औपचारिक तरीका हो सकता है, उसके बाद मानकीकृत तरीके जो जैसे बोर्ड परीक्षा वगैरह हो सकता है, और उसके बाद इसमें रेटिंग स्केल वगैरह आ सकता है, रेटिंग स्केल है, और एक और आ सकता है अपने अधिन्यास वगैरह, और एक और आ सकता है इसमें देखो अधिन्यास के बाद एक प्रोजेक्ट कार्य आ सकता है। जो प्रोजेक्ट कार्य देते हैं ना 10th में देते हैं, 12th में देते हैं, तो वो प्रोजेक्ट कार्य इसके अंतर्गत आ सकता है। अनौपचारिक तरीके वो अपने अवलोकन आ जाता है, संवाद आ जाता है, उसके बाद चर्चा आ जाता है, ये कुछ तरीके आ जाते हैं बेसिक से। उसके बाद इसमें अपन है ना बच्चों को लेवल दे सकते हैं, मतलब कि फेल पास कह सकते हैं, फेल पास मतलब आप उसको बता दोगे कि तुम फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो, ग्रेड, इस तरीके के कुछ तरीके आ जाते हैं संकल्पनात्मक मूल्यांकन में। और उसके बाद देखो ये कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन बताई जाती है संकल्पनात्मक मूल्यांकन के बारे में। और उसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे ये मूल्यांकन के प्रकार है। 1 मिनट थोड़ा सा पॉज करेंगे 2 मिनट के लिए और फिर से अपन पढ़ेंगे इसको। हाँ, तो अपन शुरू करते हैं। अपन पढ़ते हैं संकल्पनात्मक मूल्यांकन के बारे में। तो ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन होती है संकल्पनात्मक मूल्यांकन के बारे में, ग्रेड दे सकते हैं। और उसके बाद ये सामान्य से इन्फॉर्मेशन होती है संकल्पनात्मक मूल्यांकन के बारे में। और नेक्स्ट बता दीजिए अपने अब पढ़ेंगे अपन प्रविधि के बारे में, यानी कि इनकी प्रविधियों के बारे में। देखो प्रविधि कितनी होती है मूल्यांकन की? 2 प्रकार की। अब मूल्यांकन की प्रविधियां पढ़ रहे हैं अपन, तो उसमें अपन 2 प्रकार की प्रविधियां पढ़ेंगे। एक तो हो सकता है अपने परिणामात्मक, एक तो हो सकता है परिणात्मक, और एक हो सकता है अपने गुणनात्मक। क्या हो सकता है? गुणनात्मक। देखो परिणामात्मक क्या आ सकता है? 3 प्रकार आ सकते हैं। एक तो लिखित आ सकता है, लिखित, और एक मौखिक परीक्षा, और एक और मौखिक परीक्षा, और एक हो सकती है अपनी प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा, ये सारी परीक्षा इसमें आती है। उसका गुणात्मक में क्या आता है? तो गुणात्मक की कैटेगरी थोड़ी ज्यादा है, तो इसको अपन यहाँ लिखते हैं। ठीक है, गुणात्मक कैटेगरी को अपन यहाँ वर्णन कर देती हूँ। देखो गुणात्मक की कैटेगरी में क्या क्या आ जाता है यहाँ बताया जाता है अपने को। थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, बस व्यवस्थित दे लिखते। चलो हाँ, तो अपन यहाँ शुरू कर देते हैं प्रविधि। यहाँ देखते हैं प्रविधि।
प्रविधि। देखो प्रविधि कितने, दो प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले अपने परिणामात्मक, फिर अपने गुणात्मक। परिणामात्मक में देखिए 3 प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। उसके बाद गुणात्मक कुछ तरीके हो सकते हैं। देखो इसकी ट्रिक आ सकती है अपने की, आज साफ कर, देखो यहाँ जाता है आ, ज, सा, प और क और ये र साइड होता है ना, ये र कर। देखो आ से क्या आ जाता है अपने, अवलोकन आ जाता है, अवलोकन। उसके बाद एक और अ से क्या आ जाता है, अकस्मात, मतलब आकस्मिक निरीक्षण करना आ जाता है। उसके बाद ज से क्या आ जाता है, जांच सूची आ जाता है, ज से जांच सूची आ जाता है। उसके बाद स से क्या आ जाता है, साक्षात्कार आ जाता है, साक्षात्कार आ सकता है। उसके बाद स से क्या आ जाता है, संचयी आ जाता है, स से संचयी आ जाता है। उसके बाद और क्या आ सकता है, उसके बाद आज सा, प से क्या आ जाता है, प्रश्नावली आ जाता है, प्रश्नावली। और क से क्या आ जाता है अपने, क्रम निर्धारण मापनी आ जाता है। तो ये सारे गुणात्मक तरीके हो सकते हैं। अब इनको एक को फटाफट से देख लेते हैं अपन। सबसे पहले परिणात्मक देखेंगे, देन अपन गुणात्मक देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपन परिणात्मक के बारे में। देखो परिणात्मक में सबसे पहले लिखित, एक मौखिक परीक्षा के, इसमें है ना लिखित मौखिक परीक्षा में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता, बस इसमें एक निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में बताया जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के। तो निबंधात्मक प्रश्नों के गुण और दोष बताए जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बस निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बताया जाता है। क्योंकि परिणात्मक में वैसे तो लिखित होती है, मौखिक होती है, तो लिखित परीक्षा के बारे में ही थोड़ा बता देते हैं कि निबंधात्मक प्रश्न कैसे होते हैं, उनके गुण दोष क्या होते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण दोष क्या होते हैं। तो इनके गुण और दोष के बारे में बताते हैं। इनके गुण क्या होते हैं कि ये है ना बच्चों की अभिवृद्धि के, आपकी बच्चों की मेंटेलिटी जानने में मदद कर सकते हैं। उसके बाद अभिवृद्धि जानने में मदद कर सकते हैं, लेखन क्षमता जानने में मदद करते हैं बच्चे की, लेखन क्षमता, बच्चे की भावना के बारे में जानने को पता चलता है हमें, भावनात्मक पक्ष के बारे में पता चलता है बच्चे की। और उसके बाद और क्या गुण हो सकते हैं निबंधात्मक प्रश्नों के, निबंधात्मक प्रश्न में आप नकल नहीं कर सकते हो। और उसके बाद इसमें चिंतन शक्ति का विकास होता है। उसके बाद इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम का विकास, मतलब सारा पाठ्यक्रम इसमें शामिल हो जाता है। पाठ्यक्रम का विस्तृत अध्ययन इसमें शामिल होता है, और उसके बाद देखो और क्या शामिल हो सकता है इसमें, देखो अभिवृत्ति है, लेखन क्षमता है, अभिरुचि है, और अभिवृत्ति के साथ अभिरुचि भी आ जाता है इसमें, भावना आ जाता है, नकल आ जाता है, चिंतन है, पाठ्यक्रम का विस्तृत अध्ययन किया जाता है इसमें। और उसके बाद बस ये सारी बेसिक से इन्फॉर्मेशन होती है जो निबंधात्मक प्रश्न। उनके बाद इनके दोष क्या हो सकते हैं, ये तो बेसिक से गुण थे। अब इनके दोषों के बारे में देख लेते हैं। इनके दोषों में क्या क्या देता है, देखो इनके दोष क्या कहते हैं। इनके दोष आ सकते हैं अपने कि देखो एक तो एक रूपता पाई जाती है, एक रूपता नहीं होती इनमें, यानी कभी परीक्षा अलग तरीके से बन जाएगी, कोई प्रश्न बहुत ज्यादा अलग तरीके से बनाएगा, कोई टीचर कैसे बनाता है, कोई टीचर कैसे बनाता है। तो इसमें एक रूपता का अभाव पाया जाता है, एक रूपता का अभाव रहता है इसमें जनरली। और उसके बाद इसमें आ जाता है अपने की, इसमें एक ये देखो उधर विधि भी बताया जाता है। विधि मतलब कि ये एक बेहतर विधि को प्रोत्साहित करती है जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करना होता है इसमें। तो जब आप बच्चे को अच्छे से पढ़ाओगे नहीं तो बच्चा अच्छे से लिखेगा कैसे, तो एक अच्छी विधि को प्रोत्साहित करती है निबंधात्मक। उसके बाद इसमें एक रूपता का अभाव पाया जाता है। और निबंधात्मक प्रश्नों में इसमें किसी में देखो प्रतिभावान या फिर अपने प्रतिभावान व्यक्ति लाभ उठा लेते हैं, प्रतिभावान लाभ प्राप्त कर लेते हैं। जो मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेक्निक जानते हैं कि हमें निबंधात्मक क्वेश्चनों को कैसे लिखना है, कैसे हमें उसमें कुछ बातें कोट करनी, कैसे शुरुआत का लास्ट का अच्छा लिखना है, तो प्रतिभावान बच्चे इसका लाभ उठा लेते हैं। इस तरीके की बात होती है। और इसमें एकरूपता का अभाव पाया जाता है। और निबंधात्मक प्रश्नों की बुरी बातें क्या होती है, ये निदान करने में मदद नहीं करता है, निदानात्मक कार्य में मदद नहीं करता है। और उसके बाद न्यायदर्श, देखो न्यायदर्श पूरे सिलेबस को अपर्याप्त न्यायदर्श। और उसके बाद इसमें नकल तो वैसे नहीं हो सकती, इसमें। और आ सकता है इसमें देखो इसमें और क्या आ सकता है, एक रूपता का अभाव पाया जाता है, प्रतिभावान बच्चे लाभ उठा लेते हैं, निदानात्मक आ सकता है। और अपर्याप्त न्यायाधीश यानी पूरे सिलेबस को कवर नहीं करती है, ये पूरे सिलेबस को कवर नहीं करती है, पूरे पाठ्यक्रम को कवर नहीं करती। क्योंकि देखो कुछ एक यानी 2-4 बनेंगे अपने निबंधन क्वेश्चन, तो वो 2-4 क्वेश्चन निबंधन क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से तो बन नहीं सकते, और सारे टॉपिक से बन नहीं सकते, एक आधे टॉपिक से बनेंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है निबंधन क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद बताई जाती है अपने, देखो और ये हो गया अपने। उसके बाद प्रविधि कितनी होती है, जो 4-5 प्रविधि होती है फटाफट देख लेते हैं बारे में। देखो कौन कौन सी होती है प्रविधियां, ये तो अपने परिणामों के बारे में देखा। अब गुणात्मक में देखेंगे, जो गुणात्मक ट्रिक लिखी थी ना वो वाले देखेंगे अपन। तो सबसे पहले आ जाता अपने ट्रिक थी अपनी ट्रिक आ जाती अपनी वो अपना ट्रिक देखी थी कि आज
साफ करना। आंख साफ करना देखिए अपना, आंख से सबसे पहले अवलोकन के बारे में बताया जाता है। क्या बताया जाता है? अवलोकन। अवलोकन फर्स्ट नंबर आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है अपने अवलोकन। इसमें क्या बताया जाता है? अवलोकन में यंग महोदय आ जाते हैं। यंग महोदय के द्वारा एक परिभाषा दी जाती है, यानी कि अवलोकन क्या है? यानी आंखों से विवेकपूर्ण आंखों से विवेकपूर्ण देखना ही क्या कहलाता है? यंग महोदय के द्वारा अवलोकन कहलाता है। इनके द्वारा 3 प्रकार बताए जाते हैं, यानी कि एक तो नियंत्रित हो सकता है, प्रकार। क्या बताए जाते हैं? प्रकार। कौन कौन से? एक तो नियंत्रित हो सकता है, एक नियंत्रित, दूसरा अनियंत्रित और फिर सहयोगी। ये 3 प्रकार हो सकते हैं। उसके बाद ये और बताई जाती है, इसकी जानकारी कुछ विशेष जानकारी बताई जाती है। क्या? कि छोटे बच्चों के लिए नहीं होती, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ठीक है, छोटे बच्चों के लिए उचित है, मतलब छोटे बच्चों का अवलोकन कर सकते हैं अपन आराम से। और उसके बाद छोटे बच्चों के लिए ठीक है। बड़े बच्चे क्या करते हैं? यानी आत्मनिरीक्षण का उपयोग, आत्मनिरीक्षण यानी बड़े बच्चे इसका उपयोग आत्मनिरीक्षण के क्षेत्र में करते हैं, खुद ब खुद अपना अवलोकन कर लेते हैं। इसमें सूचनाएं क्या होती है? सूचनाएं ज्यादा विश्वसनीय होती है इसमें, क्योंकि अवलोकन के थ्रू जब सूचनाएं प्राप्त करते हैं ना तो ज्यादा विश्वसनीय होती है। बच्चे के व्यवहार के बारे में जानकारी पता चलती है, व्यवहार के बारे में जानकारी पता चलती है इससे। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है अवलोकन के बारे में। ये तो कुछ 3 विशेष बातें बताई जाती है, बाकी इसमें यंग महोदय के द्वारा इसके कुछ प्रकार बताए जाते हैं। तो ये था अपना अवलोकन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपन अवलोकन देख लिया। उसके बाद अपने आकस्मिक देखना है। आकस्मिक क्या देखना है? आकस्मिक परीक्षण के बारे में देखना है। आकस्मिक परीक्षण के बारे में 3-4 जानकारी बताई जाती है। ये अपना दूसरा है ना। तो आकस्मिक परीक्षण के बारे में क्या क्या बताते हैं? पहला बताते हैं आकस्मिक परीक्षण के बारे में कि आकस्मिक परीक्षण बच्चों में छात्रों का सामान्यीकरण। इसमें छात्रों का क्या होता है? सामान्यीकरण करते हैं। छात्रों का सामान्यीकरण किया जाता है। इसमें छात्रों की रुचि के बारे में, छात्र के व्यवहार के बारे में जानकारी, छात्र के व्यवहार के बारे में, व्यवहार को प्रभावित करने वाली व्यवहार से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी, यानी बच्चे के व्यवहार से जुड़ी आकस्मिक परीक्षण में जो बच्चे के व्यवहार से जो घटनाएं ना उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी जाती है। उसके बाद बच्चों की रुचि के तत्व कौन से? रुचि के कारकों के बारे में, और बच्चों के सामाजिक समायोजन के बारे में, बच्चों के सामाजिक व्यवहार और समायोजन के बारे में जानकारी, बच्चों के सामाजिक व्यवहार के बारे में जानकारी पता चलती है इससे। सामाजिक व्यवहार प्लस समायोजन इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिंपल सी परिभाषा थी कि बच्चों का सामान्यीकरण होता है इसमें, मतलब कि आप बच्चों को अकस्मात स्थिति में परीक्षण करते हो, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हो, तो आप कुछ एक टेक देते हो बच्चों को, सामान्यीकरण एक नियम निकालते हो कि बच्चा ऐसा, ये बच्चा ऐसा। कोई एक घटना देख लिया, मान लो चोरी करते देख लिया, किसी ने वेग से कुछ निकालते देख लिया, आपको ये बच्चा ऐसा सामान्यीकरण कर लोगे। तो इससे छात्रों के व्यवहार को प्रभावित करने वाली घटनाओं के बारे में इसमें घटनाओं से इसका अध्ययन होता है, मतलब बच्चों के व्यवहार को कौन सी घटना कितना प्रभावित करती है, इससे आप आकस्मिक परीक्षण किया जाता है हमारा। यानी कि कोई घटना देख ली, उसके आधार पर आप आकस्मिक परीक्षण, उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालोगे। आपने अचानक से बच्चों को देखा कुछ घटना करते हुए, तो आप निष्कर्ष निकाल लोगे। उसके बाद रुचि के, उसके बाद सामाजिक व्यवहार और समायोजन, बच्चे के सामाजिक व्यवहार के बारे में देखा जाता है, बच्चा कितना समायोजन कर रहा है वो सब देखा जाता है। तो ये तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है इसके बारे में। उसके बाद अगला सभी जाता है अपने देखो आज जैसे कि जांच सूची के बारे में क्या बताया जाता है? जांच सूची में किसका अध्ययन होता है? बच्चों की अभिवृत्ति का। ये तीसरा नंबर है ना। जांच सूची में बच्चों की अभिवृत्ति का, अभिरुचि का और उसके बाद भावनात्मकता का और इसका निर्माण किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? इसका निर्माण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसका निर्माण करते हैं अपन तो उद्देश्यों को ध्यान में, और देखा जाता है कि बच्चों में कौन सा गुण उपस्थित है और कौन सा गुण अनुपस्थित है। ये इससे अनुपस्थित है। ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन आ जाती है इसके बारे में। तो ये थी जांच सूची मतलब कि बच्चों की रुचि का, अभिरुचि का और भावनात्मक पक्षों को जांच होती है इसमें। और निर्माण करते हैं तो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हैं कि उद्देश्य बच्चे की जो जिस चीज के लिए बच्चों की ये सूची बन रही है वो चीज पूरी होनी चाहिए, उस चीज का पता लगना चाहिए एंड में। उसके बाद ये पता किया जाता है जांच सूची में कि बच्चों में कौन सा गुण पाया जाता है, कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। तो जांच सूची के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है अपनी जांच सूची के बाद आ जाता है उसका यानी कि अपना साक्षात्कार आ जाता है। साक्षात्कार के बारे में क्या बताया जाता है? साक्षात्कार देखो बेसिकली चौथा है, तो ये 2 प्रकार का होता है, मतलब अलग अलग प्रकार का होता है। युग महोदय के द्वारा क्या कहा जाता है कि सामाजिक अंतःक्रिया। साक्षात्कार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। उसके बाद अगला क्या बताया जाता है? साक्षात्कार के प्रकार के बारे में बताया जाता है। कितने प्रकार? एक तो संरचित हो सकते हैं, एक तो संरचित, दूसरा असंरचित। ये 2 प्रकार तो ये हो सकते हैं। उसके बाद अगले हो सकते हैं व्यक्तिगत या फिर सामूहिक हो सकता है। उसके बाद अगला आ जाता है आंतरिक आ जाता है। उसके बाद आंतरिक, उसके बाद अनुसंधान और अनुसंधान के बाद
अगला आ सकता है आंतरिक है, अनुसंधान है, उसके बाद सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण, उसके बाद व्यवसाय वाले, व्यवसाय वाले। इतने प्रकार के अलग अलग प्रकार के साक्षात्कार हो सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन से साक्षात्कार की ज्यादा कुछ इसमें लोड लेना ही है साक्षात्कार को, और यूं महोदय की परिभाषा ध्यान रखनी बस। और उसके बाद अगला क्या जाता है अपने साक्षात्कार के बाद अपने एक और ऐसा जाता है संचय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, संचय अभिलेख। देखो संचय अभिलेख क्या होता है, संचय अभिलेख क्या होता है, संचय अभिलेख के बारे में बताया जाता है कि बच्चों के, देखो ये अपना 5th कितना नंबर का है अपने, लगभग 5th। देखो संचय अभिलेख के बारे में बताया जाता है कि ये बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध यानी हर एक बच्चे का क्रमबद्ध प्लस नियमित, क्रमबद्ध प्लस नियमित एक अभिलेख होता है, क्रमबद्ध और नियमित अभिलेख, और प्रत्येक बच्चे का, इसका प्रत्येक बच्चे का क्रमबद्ध और नियमित अभिलेख होता है ये। और नेक्स्ट बताया जाता है इसमें संचय अभिलेख यानी जब बच्चा यानी स्थानांतरित होते समय बच्चा, यानी कि बच्चा अपने साथ लेके आता है, बच्चा अपने साथ लाता है, यानी संचय अभिलेख जब लेके आता है ना, बच्चा अपने साथ लेके आता है किसी स्कूल से, अन्य स्कूल से आता है तब, तो उससे ना अपन जो न्यू कमर्स से जो नए बच्चे उनके बारे में अच्छे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संचय अभिलेख इसके बारे में बताता है शैक्षिक उपलब्धि, यानी शैक्षिक उपलब्धि, यानी शैक्षिक उपलब्धि क्या है आपकी, मासिक उपलब्धि क्या है, यानी पूरे महीने भर में आपने कितना सीखा है। उसके बाद आपकी उपस्थिति के बारे में बताता है ये, उसके बाद आपकी योजनाओं के बारे में बताता है, उसके बाद आपकी उपलब्धि की रुचियों के बारे में बताता है, और उसके बाद इन सामान्य यानी रुचि आ जाता है, व्यवहार आ जाता है, बच्चे के व्यवहार के बारे में बताता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है संचयी अभिलेख। उसके बाद देखो क्रमबद्ध होता है, नियमित होता है, और उसके बाद यहाँ बच्चा अपना साथ लेके आता है, तो नए जो बच्चे उनके बारे में अच्छे जानकारी मिल जाती है। शैक्षिक है, मानसिक है, उपस्थिति है, उसके बाद योजना है, रुचि है, व्यवहार है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो संचय अभिलेख को पढ़ करके हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगला जाता है प्रश्नावली। देखो प्रश्नावली के बारे में क्या बताया जाता है, प्रश्नावली के बारे में क्या बताया जाता है, फटाफट से देख लेते हैं। यानी 6 नंबर पे आ जाती है प्रश्नावली। देखो प्रश्नावली की एक परिभाषा जाती है जो यूं महोदय द्वारा दी जाती है। प्रश्नावली क्या, एक ऐसा प्रपत्र है जो स्वयं के द्वारा भरा जाता है, ये परिभाषा आ जाती है प्रश्नावली की। हमने प्रश्नावली कितनी, ये अपना आकार, प्रकृति की रचना के आधार पर प्रश्न कितने हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं संरचित और दूसरे हो सकते हैं असंरचित, ये हो सकते हैं असंरचित। उसके बाद प्रकृति के आधार पर कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो खुले हो सकते हैं यानी खुली प्रश्नावली, और एक और बंद प्रश्नावली। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी प्रश्नावली के बारे में, बस इतना ही बताया जाता है प्रश्नावली। यंग महोदय के अनुसार प्रपत्र जो स्वयं के द्वारा भरा जाता है उसका रचना के आधार पर संरचित, असंरचित, प्रकृति के आधार पर खुली और बंद। उसके बाद अगले क्या आता है, अगला बता दी जाता है अपने क्रम निर्धारण मापनी के बारे में। क्रम निर्धारण मापनी के बारे में क्या बताया जाता है, इसको ये 7th है ना, इसको वर्ग निर्धारण के नाम से भी जाना जाता है, या फिर मापनी के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली कितने प्रकार की हो सकती है, ये बेसिकली 4 इसके प्रकार है ना, उपनाम और प्रकार। ये कितने प्रकार की हो सकती है, 4 प्रकार की। कितने, 4। सबसे पहले है वर्णात्मक, फिर संख्यात्मक है, उसके बाद अगली है रेखा वाली, उसके बाद व्यक्ति वाली, व्यक्ति से व्यक्ति। कैसे, देखो देख लेते हैं। वर्ण यानी जिसमें बताया जाएगा 1 नंबर पे हो, 2 नंबर पे हो, 3 पे हो। उसके बाद वर्ण यानी कि बहुत अच्छा, फिर औसत, इस तरीके से। यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3, कौन से नंबर पे। रेखा पूरी लाइन खींचेंगे आप, यहाँ टिक करोगे मतलब आपको बहुत अच्छा आता है, यहाँ मतलब कि थोड़ा एवरेज, यहाँ मतलब कि बहुत कम आता है। व्यक्ति से व्यक्ति, किसी से बात करके पूछ लोगे उसके बारे में। तो ये कुछ 4 प्रकार हो सकते हैं। संख्या हो सकती है, वर्ण हो सकते हैं, और संख्या हो सकती है, उसके बाद रेखा हो सकती है, व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये अपने क्रम निर्धारण मापने के प्रकार थे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके उपनाम आ जाते हैं वर्ण, इसको क्या कहते हैं, वर्ग निर्धारण भी कह सकते हैं, मापने भी कह सकते हैं, और इसके प्रकार आ जाते हैं। और ये थी अपनी वर्ग निर्धारण मापने के बारे में। उसके बाद अगला आ जाता है अपने लास्ट उपलब्धि परीक्षण के बारे में। उसके बाद 8th नंबर आ जाता है अपना उपलब्धि परीक्षण। इसमें उपलब्धि परीक्षण, इसमें कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन आ जाती है। क्या क्या आ जाती है, इसमें परिभाषाएं आ जाती है। उपलब्धि परीक्षण अलग अलग समय पर, यानी कि छात्र या फिर छात्रों का अलग अलग समय पर किया गया व्यवहार का अध्ययन, ये होता है अपना। और उसके बाद कुछ अलग अलग परिभाषा आ जाती है। देखो ये तो देख लिया कि किसको कहते हैं अपन, तो छात्रों के अलग अलग समय पर किया जाने वाले व्यवहार का अध्ययन। कुछ परिभाषा आ जाती है, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं अपन, तो कुछ परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा कौन कौन आ जाती है, एक तो अपनी आ जाती है सबसे ऊपर सुपर के द्वारा क्या कहा जाता है, सबसे लास्ट में चुनसी के द्वारा बताई जाती है। उसके बाद 2 और परिभाषा आ जाती है जो अलग अलग व्यक्ति के द्वारा बताई जाती है। एक तो आ जाता है अपने बिल आ जाता है, एबिल आ जाता है। उसके बाद अपने मन आ जाता है, मन के साथ एक और शख्स, मनी आता है, मन आता है, और एबिल आ जाता है। देखो इनके द्वारा क्या कहा जाता है, इनके तो सुपर के द्वारा क्या जाता है कि हमने क्या सीखा,
क्या सीखा, कितना सीखा और उसका कितना उपयोग कर पा रहे, इसी को कहते हैं उपलब्धि परीक्षण। एबिल के द्वारा कहा जाता है कि ज्ञान को समझना, ज्ञान को समझना, ज्ञान को समझना और उसका मापन करना ही उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। ज्ञान को समझना, उसका मापन करना। उसका मन के द्वारा कहा जाता है कि एकांक, एकांक फलांक, एकांक फल, एकांक एक या फिर एक है तो एकांक, एक फलांक से पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। यानी उपलब्धि, आप को उपलब्धि एक अचीवमेंट देके बता सकते हैं कि आप कैसे शख्स हो। 90% वाले बच्चों को देख के अपन कह सकते हैं बहुत मेहनती बच्चा हो। तो एक फलांक को देख करके उपलब्धि परीक्षण के बारे में घोषणा करी जाती है। और चुनसी के द्वारा क्या कहा जाता है, ये किसका प्रदर्शन करता है, ये उपलब्धि परीक्षण ऐसा होना चाहिए जो मूल्यांकन को बता सके, मूल्यांकन, जिससे कि मूल्यांकन का प्रदर्शन हो सके। उपलब्धि परीक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे आपके मूल्यांकन के बारे में, यानी आपके आउटपुट के बारे में जानकारी मिले। तो ये था अपना उपलब्धि परीक्षण। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने परिभाषा के बारे में देखा, मूल्यांकन के प्रकार के बारे में देखा, प्रविधियों के बारे में देखा। परिभाषा में क्या देखा, अपने कुछ परिभाषा देखी। परिभाषा के रिलेटेड क्या आ जाती है कि जो भी मुफ्त गोल्ड लेने आएगा उनके लिए कठोर दंड ले लेना। उसके बाद मूल्यांकन के प्रकार देखिए। मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक तो निदानात्मक, रचनात्मक मूल्यांकन और उसका संकलनात्मक मूल्यांकन। उसके बाद अपने देखा प्रविधि। प्रविधि 2 प्रकार की हो सकती है, परिणामात्मक और गुणात्मक। परिणामात्मक लिखित और मौखिक परीक्षाएं और प्रायोगिक परीक्षाएं। गुणात्मक में एक ट्रिक आ जाती है आज साफ करना, और यहाँ पे अपने परिणामात्मक में लिखित मौखिक परीक्षाओं में सिर्फ लिखित परीक्षाओं के बारे में निबंधात्मक और